हेलो। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल बायोलॉजी प्लेलिस्ट में। मैं अभिषेक एसपी गॉड्स। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओजेंसिस, ओवम के फॉर्मेशन, ओजेंसिस की क्रिया को लास्ट ख़त्म कर लिया था और ओवम का फॉर्मेशन भी हो गया था, जिसमें ओवम का फॉर्मेशन बिफोर बर्थ मतलब जन्म से पहले ही मम्मी के यूट्रस में जब बेबी है तभी स्टार्ट हो जा रहा था। आज हम लोग देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में जो स्पर्म बना था उसका स्ट्रक्चर और ooजेनेसिस की क्रिया में जो ओवम बना था उसका स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, चैप्टर तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही है। इसमें पहला हेडिंग मान लो हम लोग कह रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस तो इसको हिंदी में कहते हो शुक्राणु जनन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में ये वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है स्पर्मेटो, दूसरा है जेनेसिस। स्पर्मेटो का मतलब होता है, ये एक सेल का नाम है जो टेस्टिस में पाया जाता है, जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटो से क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। कहने का मतलब क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया से कुछ बनेगा। और क्या बनेगा, स्पर्म। इसीलिए स्पर्म के बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में टेस्टिस में पाए जाने वाले स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका से स्पर्म का निर्माण होता है और इस क्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा है डबलोजेनेसिस या ooजेनेसिस। तो जैसे ये दो वर्ड से मिलके बना है वैसे ये भी दो वर्ड से मिलके बना होगा। यहाँ एक वर्ड है डबल ओ, दूसरा है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब जो यहाँ था वही है फॉर्मेशन या निर्माण होना, और ओ का मतलब होता है ओवोगोनियम। तो ओवोगोनियम की कोशिका से क्या बनेगा, ओवम। तो ओवम की बनने की क्रिया क्या कहलाएगी, ooजेनेसिस। तो सीधे सीधे अगर एक वर्ड में, एक लाइन में, जैसे भी लिखने को पूछ ले एक नंबर में कि स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, या ooजेनेसिस या अंडाणु जनन किसे कहते हैं, तो टेस्टिस में पाए जाने वाले स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका से स्पर्म के बनने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि ओवरी में पाए जाने वाले ooगोनियम की कोशिका से ओवम के बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ooजेनेसिस। अब हम लोग स्पर्म और ओवम के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। देखो, इसको मिटा लिया जाए, फिर इसको दोबारा स्टार्ट किया जाए। देखो, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, स्पर्म से। एक मिनट। चलो देखो, मान लो हेडिंग है हमारा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना। तो पहले तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये लेक्चर पूरा देख लीजिएगा, उससे आसानी से थोड़ा समझ में आएगा। तो इसमें एक स्टेज ऐसा आएगा कि बनेगा स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में क्या बनेगा, स्पर्मेटिड्स, जो अपने शेप और साइज में, आकार और संरचना में परिवर्तन करके बदल जाता है किसमें, स्पर्म में। तो शुक्राणु जनन की क्रिया में स्पर्मेटिड्स से क्या बनता है, स्पर्म। स्पर्मेटिड्स भी किससे बन रहा होगा, स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका से। तो स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनने की क्रिया को क्या कहते हो, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। और इसमें होता क्या है, स्पर्मेटिड्स अपने आकार और संरचना में परिवर्तन करके किसमें बदल जाता है, स्पर्म में। अब हम लोग अगर स्पर्म की संरचना बनाएं तो नॉर्मली एक ऊपर एक स्ट्रक्चर होगा ऐसे कैप लाइक, फिर उसके नीचे एक स्ट्रक्चर होगा ऐसे, और फिर ये हिस्सा आएगा, फिर नीचे ये हिस्सा आएगा, मान लो ऐसे।
ठीक, इसमें कोई एक हिस्सा होगा, यहाँ कुछ स्ट्रक्चर होंगे, यहाँ कुछ लिक्विड होगा, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा और आगे ऐसे होगा। ठीक, इसके अंदर कुछ होगा ऐसे, ये हालांकि 3 हम बना रहे हैं, ये 3 ही नहीं होगा, और भी होते हैं। देखो सीधे सीधे कह रहा है इस फॉर्म को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले हिस्से को कहते हो, इतने हिस्से को हेड, ठीक। उसके बाद इतने हिस्से को कहते हो मिडिल पीस या मिडिल पार्ट, और ये हिस्सा पूरा जो बच गया, इस हिस्से को कह लेते हो टेल। इतनी चीजें क्लियर होंगी। और दूसरी चीज, यहां पे जो ये बच गया ये वाला हिस्सा, इसको कहते हो नेक। तो जनरली कहा जाए अगर स्पर्म को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है तो 4, हेड, नेक, मिडिल पार्ट और टेल। तो पहले तो एक चीज समझ लो, यूकैरियोटिक सेल, EUKARYOTIC, और दूसरा है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हालांकि और भी हैं, ORGA हो गया, ऑर्गेनिज्म है, जीव इसको हिंदी में कहता हूँ। इसको जनरली अगर कह रहा है थोड़ी देर के लिए हम समझने के लिए माने, हालांकि होते 3 हैं, मीजोकैरियोटिक भी एक आएगा, अभी तुम 2 ही मानो। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक को कहा गया यूकैरियोटिक, दूसरे को कहा गया प्रोकैरियोटिक। ये भी 2 वर्ड से मिलके बना है, एक है यू और दूसरा है कैरियोटिक। ये भी 2 वर्ड से मिलके बना है, एक है प्रो, एक है कैरियोटिक। देखो यहां यू का मतलब है ट्रू, और कैरियोटिक वर्ड आया है कैरियन से, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस कैसा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ट्रू है, तो उस सेल को क्या बोलोगे, यूकैरियोटिक सेल। एक ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक साफ साफ दिखाई देता है उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। दूसरा, यहां प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, या इसी को कहते हो ओल्ड। और कैरियोटिक वर्ड सेम है, किससे बना होगा, कैरियन से, और कैरियन का मतलब है क्या, न्यूक्लियस। तो एक ऐसा कोशिका है जिसमें केंद्रक या तो बहुत पुराना है, रिजिड फॉर्म में हल्का सा बचा है, या है ही नहीं न्यूक्लियस। तो जिसमें न्यूक्लियस नहीं है उस सेल को क्या बोलोगे, प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसमें न्यूक्लियस है उसको क्या बोलोगे, यूकैरियोटिक सेल। ये बात समझ लोगे। तो ह्यूमन किस में आता है, ह्यूमन है यूकैरियोटिक। तो ह्यूमन में क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा सेल में, इसलिए ह्यूमन क्या है, यूकैरियोटिक। और ह्यूमन सेल में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो ऐसे होता है मेटामॉर्फिक, 5 से 7 ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, ऐसे। इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, जिसको खोजा किसने था, कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने, जो कहाँ है, यूकैरियोटिक सेल में, मतलब ह्यूमन में, क्योंकि हमारे में क्या है, न्यूक्लियस। तो जो हेड के अपर पार्ट में है इस हिस्से को, इसको कहते हैं एक्रोसोम। और एक्रोसोम का फॉर्मेशन किससे होता है, गोल्जी बॉडी से, गोल्जी बॉडी। इसीलिए हम इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो स्पर्म को 4 पार्ट में डिवाइड किए हो, हेड, नेक, मिडिल पार्ट और टेल। हेड के अपर पार्ट में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे एक्रोसोम कहते हो, और जिसका फॉर्मेशन किससे होता है, गोल्जी बॉडी से।
उसके निचले वाले हिस्से में जो लिक्विड है उसे कहोगे साइटोप्लाज्म, और ये वाले हिस्से को बोलोगे न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस कैसा होगा? हैप्लॉइड। एन का मतलब हैप्लॉइड। रीजन? क्योंकि स्पर्म बन रहा था किस प्रोसेस के द्वारा? मियोसिस, सेल डिवीजन के कारण। तो ये हैप्लॉइड होने का रीजन मियोसिस। दूसरा, यहां एक सेंट्रियोल होगा जो हेल्प करता है किसमें? फर्टिलाइजेशन और सेल डिवीजन में, दोनों में। किसमें हेल्प करेगा? फर्टिलाइजेशन और सेल डिवीजन में। तो स्पर्म के अपर पार्ट को हेड कहते हैं, जिसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे एक्रोसोम कहते हैं, जिसका फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। हेड वाले हिस्से में जो लिक्विड प्रेजेंट है उसे साइटोप्लाज्म बोलोगे। साइटोप्लाज्म भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक को बोलते हो साइटो और एक को बोलते हो प्लाज्म। साइटो मतलब होता है सेल, साइटोलॉजी में जिसका सेल की स्टडी करते हो, और प्लाज्म मतलब फ्लूइड या लिक्विड। तो कोशिका में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को ही क्या बोलते हो? साइटोप्लाज्म। इसमें एक न्यूक्लियस है जो हैप्लॉइड होगा, मतलब इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे? 23। क्यों? क्योंकि ये किसके कारण बना है? मियोसिस के कारण। दूसरा, उसके नीचे वाले हिस्से को कहते हो मिडिल पार्ट। तो मिडिल पार्ट और हेड को जो जोड़ता है उसे कहते हैं क्या? नेक। और नेक वाले हिस्से में ही क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रियोल, जो हेल्प करता है किसमें? फर्टिलाइजेशन में और सेल डिवीजन में। दूसरी चीज, मिडिल पार्ट वाले हिस्से में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम एटीपी का फॉर्मेशन करना, और एटीपी सोर्स है किसका? एनर्जी का। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी के फॉर्म में किसको? स्पर्म को, जिसके कारण वो टेल की सहायता से क्या करता है? गति करता है। इसलिए इसे क्या बोलते हो? मोटाइल ऑर्गन। तो अगर किसी के बॉडी में स्पर्म बन रहा है और उसमें टेल प्रेजेंट नहीं है तो वो कैसा होगा? नॉन मोटाइल होगा, मतलब गति नहीं करेगा। और मोटाइल होने का रीजन उसमें टेल प्रेजेंट है और उसको एनर्जी किससे मिल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया से। और ये हेल्प करता है स्विमिंग में या तैरने में, स्पर्म के गति करने में। किसकी सहायता से? टेल की सहायता से। अब दो एक चीजें और समझ लो यहाँ। तो सीधे सीधे कह रहा है कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया हो रही होगी तो क्या बनेगा लास्ट में? स्पर्म। तो ह्यूमन बॉडी में 200 से 300 मिलियन क्या बनते हैं? स्पर्म। और ये 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म है वो 60% और 40% के रेशियो में, परसेंटेज के रेशियो में डिवाइड होते हैं, जिसमें से जो 60% हैं वो समान आकृति, सेम साइज सेम स्ट्रक्चर। 60% क्या है? समान आकृति और समान संरचना के हैं, जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग नहीं लेते, मतलब वो ओवम तक पहुंचते ही नहीं है। जबकि जो शेष 40% हिस्सा बच गया वो हाईली रेगुलेटिव होता है। हाईली रेगुलेटिव कहने का मतलब क्या है? अति क्रियाशील होता है। और उस 40% में से भी कोई एक ही पहुंचता है कहाँ? फर्टिलाइजेशन में। तो उसका होता क्या है? ये एक जो है या तो X होगा या तो Y होगा, और ये जा किसके पास रहा था? ओवम के पास। तो ओवम तो हमेशा X होगा। अगर X वाला स्पर्म पहले पहुंचेगा तो फीमेल का बर्थ होगा, और Y वाला पहले पहुंचेगा तो मेल का जन्म होगा। तो डिपेंड करता है मेल का स्पर्म कौन सा पहले पहुंचता है। तो अगर किसी महिला को केवल लड़कियां या केवल लड़के पैदा हो रहे हैं तो उसके लिए महिला जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार कौन सा है? मेल। क्योंकि मेल में स्पर्म अगर X वाला पहले पहुंचेगा तो फीमेल, और Y वाला पहले पहुंचेगा तो मेल का जन्म होगा। एक मिनट हम देखने जरा, स्क्रीन कहीं कट तो नहीं रहा? नहीं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं इसमें, किसमें? स्पर्म में। एक बार हम लोग दोबारा रिवाइज कर ले रहे हैं इसको। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में स्पर्मेटोगोनिया की कोशिका से क्या बनते हैं? स्पर्म, और उस बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं।
इस स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में एक स्टेज ऐसा आएगा जिसमें क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स, जो अपने आकार और संरचना में परिवर्तन करके कि हाँ किस में बदल जाएंगे, स्पर्म में, और उसके बदलने की क्रिया क्या कहलाएगी, स्पर्मियोजेनेसिस। फिर कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी में जो स्पर्म बनता है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। पहले को कह रहा हूँ हेड, नेक, मिड पार्ट और टेल। हेड के अपर पार्ट में क्या पाया जा रहा है, एक्रोसोम, और एक्रोसोम का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन किससे होता है, गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी कहाँ होता है, यूकैरियोटिक सेल में, और किसने खोजा था, कैमिलो गोल्जी ने। दूसरा, गोल्जी बॉडी से ही क्या बनता है, एक्रोसोम। और तीसरा, हेड वाले हिस्से में जो लिक्विड होगा साइटोप्लाज्म, नेक वाले हिस्से में जो सेंट्रियोल होगा जो किसमें हेल्प करेगा, फर्टिलाइजेशन और सेल डिवीजन में, और इसके निचले हिस्से को बोलते हैं मिडिल पार्ट जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है किसमें, गति करने में, एनर्जी देता है स्पर्म को। एनर्जी किस फॉर्म में देता है, एटीपी के फॉर्म में, जिसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और जिसकी सहायता से गति करता है उसे टेल कहते हैं, जिसके कारण ये कैसे होता है, मोटाइल, ये उसका मोटाइल या गमनशील अंग होता है। जितने भी स्पर्म बनते हैं उनकी संख्या 200 से 300 मिलियन होती है, जिसमें से ये 200 से 300 मिलियन स्पर्म 60 और 40% के रेशियो में विभाजित होते हैं। 60% रेशियो स्पर्म सामान्य आकृति और समान संरचना के होते हैं जो निषेचन की क्रिया तक पहुंचते ही नहीं हैं, जबकि जो 40% होते हैं उनमें से भी कोई एक कहाँ पहुंचता है, निषेचन की क्रिया में, क्योंकि वो हाईली रेगुलेटरी मतलब अतिक्रियाशील होते हैं। तो इसमें अगर यक्स पहले पहुंचेगा ओवम के पास तो फीमेल, और वाई पहले पहुंचेगा तो मेल का जन्म होता है। और ये जब स्पर्म बनता है तो जाता है किधर, सेरोटोली सेल की तरफ, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए। और जब स्पर्म सेरोटोली सेल की तरफ गति करता है तो इस प्रोसेस को कहते हो स्पर्मिएशन। इतनी चीजें हैं किसमें, स्पर्म में। दूसरी चीज, हम इधर के हिस्से को अगर मिटा दें, इस हिस्से को मान लो इतना, और यहीं पे हम लोग देख लें किसको, ओवम को, तो थोड़ा सा कंपेयर भी कर लिया जाएगा। देखो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इसको क्या कह लोगे, स्पर्म। दूसरा अब हम लोग देख लें ओवम। देखो ओवम का फॉर्मेशन कब हो रहा था, ओवोजेनेसिस की क्रिया में, अंडाणु जनन की क्रिया में, जिसमें ओवोगोनियम की कोशिका से क्या बन रहा था, ओवम। कहाँ पर, ओवरी में। ओवम का जो स्ट्रक्चर है मान लो हम उसको बना रहे हैं ऐसे, थोड़ा सा समय देना, बस हो गया। देखो ओवुलेशन की क्रिया में, ओवोजेनेसिस के बाद एक क्रिया होती है जिसको कहते हो ओवुलेशन, जिसके कारण होता क्या है, ओवरी से ओवम निकलकर कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो जब ओवरी से ओवम निकलकर फैलोपियन ट्यूब में जाता है तो उसके जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन। और ये क्रिया 14th डे पर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के LH हार्मोन रिलीज होने के कारण। तो ओवोजेनेसिस क्रिया में ओवोगोनियम से क्या बनता है, ओवम। इस क्रिया में जब ओवम बन जाता है उसमें ओवुलेशन की क्रिया होता है, जिसके कारण ये ओवम ओवरी से निकलकर कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। किस दिन जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन। क्यों जाता है, क्योंकि उस दिन रिलीज होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसके कारण जो ये ओवम है इसके चारों तरफ कुछ सेल होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा सेल। और इनसे बनता है कार्पस ल्यूटियम।
और इससे रिलीज होते हैं दो हार्मोन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक होता है एस्ट्रोजन। तो ये तो हेल्प करता है ओवोजेनेसिस में, अंडाणु जनन में, ओवम बनता रहे, और ये हेल्प करता है यूट्रस के डेवलपमेंट, यूट्रस के डेवलपमेंट में। मतलब ये इंडोमेट्रियम को, यूट्रस के अंदर वाले लेयर को इंडोमेट्रियम कहते हैं। थिकनेस में हेल्प करता है, उसकी मोटाई को बनाता है ये एंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट के लिए। दूसरा कह रहा है इसके बाहरी आवरण को कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो ओवम के बाहरी आवरण को कोरोना रेडिएटा कहते हैं, जबकि दूसरा आवरण अंदर की तरफ जो है उसे कहते हैं जोन पेलुसिडा। अंदर वाले आवरण को जोन पेलुसिडा और बाहर वाले आवरण को हम क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा। तो अंदर वाला लेयर को जोन पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा के लेयर से बहुत ज़्यादा मजबूत और हार्ड होता है, जिसके अंदर जो लिक्विड होगा उसे क्या कह लोगे, साइटोप्लाज्म। इसमें जो न्यूक्लियस है उसे क्या बोलोगे, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होगा, हैप्लॉइड। क्यों होगा, क्योंकि ये भी किसके कारण बन रहा होगा, मियोसिस के कारण। दूसरा इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे, 23, सेम जैसे इसमें हो रहा था। तीसरा इसमें भी एक पोलर बॉडी टाइप होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल, और ये भी हेल्प करेगा किसमें, फर्टिलाइजेशन में और सेल डिवीजन में, जैसे यहाँ हो रहा था। तो जब भी स्पर्म इसके चारों तरफ आएगा, ऐसे बहुत सारे स्पर्म पहुंचेंगे ही फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन एक अलग रेटिंग पढ़ेंगे हम लोग। तो एक्रोसोम की सहायता से सबसे पहले किसको तोड़ेगा, वो कोरोना रेडिएटा को, बाहर वाले लेयर को, और फिर तोड़ेगा किसको, जोन पेलुसिडा को। उसके बाद वो अंदर जाता है। तो सीधे सीधे अगर पूछे कि एक्रोसोम का काम क्या है, तो एक्रोसोम हेल्प करता है किसमें, फर्टिलाइजेशन में। और दूसरी चीज, बॉडी का लार्जेस्ट सेल पूछेगा तो हो जाएगा ओवम, स्मॉलेस्ट सेल पूछेगा तो हो जाएगा स्पर्म। हमेशा ओवम बड़ा होगा किससे, स्पर्म से। ह्यूमन है, फीमेल भी, तो उसके में भी ओवम का फॉर्मेशन मैमेलियन जैसे होता है, सेम टाइप से होगा। तो अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दोबारा कोशिश की जाएगी। चलो बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।